हेलो 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर करेंगे। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। सबसे पहले ये चैप्टर लिखा है प्रहलाद अग्रवाल ने। ये जबलपुर शहर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जो फिल्मी जगत के लोग थे उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में या उनके जीवन के बारे में काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है। तो ये तीसरी कसम मूवी के पोस्टर्स हैं जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी इसमें एक्टर थे। और देखो ये सॉन्ग भी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा आपने। सजन रे झूठ मत बोलो, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने दुनिया बनाई, पान खाए सैया हमार। तो बहुत पॉपुलर इसके सॉन्ग्स रहे। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। देखो सबसे पहले तीसरी कसम एक उपन्यास था जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा था। ठीक है, शिल्पकार क्या होता है? मूर्ति बनाने वाला। तो जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को तराशता है छेनी और हथौड़ी से, है ना, उस पे वार करता है बार बार, उसको एक सुंदर मूर्ति बना देता है। उसी प्रकार शैलेंद्र जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। मतलब वो कहानी उठाई, किससे? साहित्य से कहानी उठाई और उसको मूवी के रूप में उतार दिया पर्दे पे। ठीक है, तो उसमें उस मूवी को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आई, कैसा रहा, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखो, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया। संगम ये वाली मूवी है। ठीक है, ये संगम का पोस्टर है। तो ये वाली मूवी बहुत सुपरहिट हुई, जिसके बाद राज कपूर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं और भी फिल्में ऐसे करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर हुआ क्या, उन्होंने एक साथ 4 फ़िल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। देखो, ये मैंने पोस्टर इकट्ठा करे हैं। मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम और अजंता। अजंता तो रिलीज़ नहीं हुई थी, इसके सॉन्ग्स भी बाद में कोई दूसरी मूवी थी जिसमें रिलीज़ किए गए थे। ठीक है, तो ये मूवीज़ रिलीज़ करने का इन्होंने फैसला किया। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएंगे। मेरा नाम जोकर ये वाली मूवी जब इन्होंने बनाई तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसका एक पार्ट बनाने में ही इनको इतना वक्त लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। मतलब और भी बहुत सारी फिल्म जिसमें राज कपूर जी ने अभिनय किया था वो रिलीज हो गई, लेकिन ये वाली रिलीज नहीं हो पाई। इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में कितना टाइम लगा? 6 साल। जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल थी। मतलब ये भी रिलीज हुई। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। मतलब सबसे अच्छी भूमिका, सबसे अच्छा रोल प्ले जहाँ पर किया वो ये मूवी थी। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा। मतलब क्योंकि ये हिंदी साहित्य की एक रचना थी, तीसरी कसम किसने लिखी थी? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी थी। और उसको एक साहित्यिक रचना को सेल्यूलाइट पर उतारा। मतलब मूवी पे उतारा, पर्दे पर उतारा। सेल्यूलाइट मतलब यहाँ पे पर्दे पे उतारने की बात हो रही है। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी गई कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। मतलब क्या, मूवी कितनी हिट हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले। कहाँ कहाँ पे मिले ये आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और अच्छी खासी तारीफ भी हुई।
और ऐसी फ़िल्म वही बना सकता था जिसका सच्चा कवि हृदय हो, यानी अ, जो कविता या कवि हृदय हो, वो ही ऐसी फ़िल्म बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए, मतलब राज कपूर की जो भी फीलिंग्स थी उसको बोलना कैसे, कौन से डायलॉग है, वो सारे शब्द किसने दिए थे? शैलेंद्र ने दिए थे। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फ़िल्म में भी उतनी ही तन तन मतलब जो शैलेंद्र थे ये इनके फ्रेंड थे और इनकी फ़िल्म में भी राज कपूर ने उतनी ही शिद्दत से काम किया था, जैसे वो अन्य फ़िल्मों में करते थे और बिना कोई पारिश्रमिक भी यानी बिना किसी पैसे की उम्मीद के बगैर, मतलब मूवी बनाते हैं तो पैसे लेते हैं ना एक्टर्स की, मेरी इतनी फीस है, तो उन्होंने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था, यानी कोई सैलरी, कोई पैसा नहीं लिया था, कोई फीस नहीं ली थी। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। मतलब उनके फ्रेंड थे तो अपनी कहानी लेके, अपनी स्टोरी लेके राज कपूर के पास गए, तो उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ये मूवी करूंगा। पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक यानी एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्हें लगा फ्रेंड है तो डायरेक्ट तो ऐसे पैसे की बात नहीं कर देंगे मुझसे कि एडवांस ही मांग लेंगे, और शैलेंद्र के पास ऐसा कोई पैसा था भी नहीं पहले से, क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी और राज कपूर उस टाइम पे वो मुकाम हासिल कर चुके थे कि एक अच्छी खासी फीस वो ले सकते थे, मांग सकते थे। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, यानी 1 रुपये फीस ली उन्होंने, जब वो लाखों की कमाई कर सकते थे, पर क्योंकि ये उनके फ्रेंड थे तो इन्होंने बोला कि मैं 1 रुपये की फीस लेके ही ये फिल्म करूंगा। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में वो बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते थे। मतलब क्योंकि अब फ्रेंड थे तो वो जानते तो थे कि ये मस्ती करते हैं, ऐसे ऐसे प्रैंक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि क्योंकि ये व्यावसायिक काम है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम हो गया ना, अब प्रोफेशनली अगर कोई फ्रेंड आपसे पैसा मांग रहा है तो वो भी गलत नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा चक्कर खा गए, यानी कंफ्यूज हो गए थोड़ा। फिर शैलेंद्र ने तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, यानी शैलेंद्र की तो ये पहली ही फिल्म थी, उन्होंने पहले कोई फिल्म नहीं बनाई थी। ठीक है, राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरे से आगाह किया। अब क्योंकि ये शैलेंद्र की पहली फिल्म थी तो राज कपूर ने इनको बताया कि ये फिल्म असफल हो सकती है, इसकी असफलता होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। पर वे तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। कहने का मतलब है शैलेंद्र को कोई संपत्ति यानी पैसा और यश कमाने की उनको कोई वो नहीं थी, उनको आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा थी, मतलब वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वो फिल्म बनाना चाहते थे, ना कि पैसे कमाने के लिए। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बामुश्किल वितरक मिले, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो मूवी मूवी को अपने पर्दे पर उतारने के लिए बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। क्यों मुश्किल से मिल रहे थे? क्योंकि जो मूवी थी बहुत सिंपल, बहुत सादगी से भरी हुई थी, कोई मसाला नहीं था इसमें, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि 2 गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत सिंपल और सादगी भरी मूवी थी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको लगा कि ये मूवी नहीं चलेगी इतनी, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे अपनी मूवी को प्रदर्शित करने के लिए। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान दोनों उस टाइम क्या अभी भी इनका नाम बहुत ऊँचाई पर है। तो उस टाइम पे राज कपूर और वहीदा रहमान टॉप मोस्ट अ, एक्टर्स थे जिनको मूवी में कास्ट किया जाता था या जिनकी मूवी ऑलमोस्ट हिट ही होती थी। लेकिन इनके बावजूद ये जो मूवी है इसके लिए जो है प्रदर्शित करने के लिए इनको वितरक नहीं मिल रहे थे। जैसे ये नामज़द सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था जिसकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और इसके गीत भी फ़िल्म के प्रदर्शन से पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। होता है ना, फ़िल्में आने से पहले उसका गाना रिलीज़ हो जाता है और गाना ही लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो जाता है कि मूवी देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि इस मूवी में गाने इतने अच्छे हैं तो मूवी भी अच्छी होगी। तो गाने पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन इस फ़िल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने की गणित जानने वाले की समझ से परे था। मतलब
इसमें जो इमोशंस थे, इसमें जो संवेदनाएँ थी, वो 2 से 4 मतलब जो पैसा बनाने वाले लोग हैं, उनकी समझ के बाहर था। पैसा बनाने वाले मसालेदार मूवी बना देते हैं, हर चीज़ ओवर-ओवर दिखाते हैं और उनको पता है कि ये मूवी चल जाएगी मार्केट में, वो 2-4 पैसे कमा लेंगे, है ना? लेकिन ये मूवी ऐसी नहीं थी, बहुत सिंपल और सादगी भरी मूवी थी, इसमें बहुत इमोशंस थे, संवेदनाएँ थी। तो ये मूवी अ, हर लोगों के समझ के बाहर थी। उसमें रची-बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बामुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फ़िल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब रिलीज़ हुई फ़िल्म और इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। कब आई और कब चली गई पता भी नहीं लगा। मतलब बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई ये फ़िल्म। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर-तरीकों से नावाकिफ़ थे। मतलब ऐसा नहीं कि शैलेंद्र को पता नहीं था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग किस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं, कैसी-कैसी मूवीज़ चलती है, सब पता था उन्हें। परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आत्मीयता नहीं खो सके। मतलब उन्हें जो करना था उन्होंने वो ही किया। वो इन सब चक्करों में नहीं पड़े कि मुझे कुछ अलग करना है या लोगों को जो पसंद आएगा मुझे वो करना है। उन्होंने वो ही किया जो वो करना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसकी अंतरे की एक पंक्ति है, रातों दशों दिशाएं दिशाएं से कहेगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। मतलब ये मूवी है श्री 420, इसका एक गाना है, अभी भी हम सुनते हैं इस गाने को अपनी रील्स पे फीड पे कभी ना कभी ये आ ही जाता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इसमें एक लाइन आती है, रातों दशों दिशाएं, मतलब 10 दिशाओं की बात हो रही है। तो इनके जो सिंगर हैं वो कौन है, जय किशन। इन्होंने आपत्ति करी, लिखा गाना किसने था, शैलेंद्र ने, पर गाना किसको था ये, जय किशन को। तो जय किशन ने आपत्ति करी कि जो आम पब्लिक है, जो जनता है वो 10 दिशाओं को नहीं समझेगी, क्योंकि वो 4 दिशाएँ तो समझती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पर 10 नहीं समझेगी। तो हमें ये शब्द बदल देने चाहिए, लेकिन शैलेंद्र ने ऐसा नहीं किया। शैलेंद्र ने क्या बोला? शैलेंद्र ने बोला, अगर लोगों को सही ज्ञान नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है, एक कलाकार होने के नाते, कि हम अपनी सही जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों में भी, अब अगर वो सुनेंगे कि 10 दिशाएँ कौन-सी हैं, तो उनके अंदर भी तो क्यूरियोसिटी होगी ना कि 10 दिशा की कौन-सी बात हो रही है। तो वो सर्च करेंगे और उनको पता लगेगा कि हाँ, ये 10 दिशाएँ कौन-सी है। अपनी कहानियों पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख़्याल था कि दर्शक 4 दिशाएँ तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएँ नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। मतलब क्योंकि दर्शकों को सिंपली समझ आएगा कि 4 दिशाएँ होती है और उनकी रुचि बनी रहेगी, तो इस चक्कर में हमें उथलापन, यानी अपना उथलापन, यानी ऊपर-ऊपर की नॉलेज नहीं थोपनी चाहिए उन लोगों को। उन्हें पूरा बताना चाहिए हमें अपने गीतों के ज़रिए या जैसे भी हम बता सकते हैं। सही ज्ञान लोगों तक पहुँचाना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठी अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। मतलब इमोशंस थे उनके गीतों में और ऐसे टफ नहीं थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए। मतलब इतनी सिंपल सी लाइन है ये, लेकिन कितनी गहरी लाइन है। तो ऐसे जो गीत है वो शैलेंद्र ही लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका कवि हृदय था। शांत नदी, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी और यही उन्हें अपनी फ़िल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फ़िल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। मतलब क्योंकि ये साहित्य रचना थी, एक किताब पर लिखी हुई रचना थी और ये जब जब उतारी गई फ़िल्म पर, तो इसने 100% न्याय किया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको पर्दे पर उतारा गया था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। राज कपूर जी को हीरामन बना दिया। हीरामन यहाँ पे इस मूवी में गाड़ीवान है, यानी गाड़ी चलाते हैं। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, क्योंकि जो राज कपूर की पर्सनैलिटी है वो बहुत बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है।
उसको आप एक तांगे वाला या एक गाड़ी वाला बना के अगर प्रेजेंट करोगे तो यकीन करना मुश्किल है कि राज कपूर जैसा इंसान उस कैरेक्टर में इतने अच्छे से उतरे कि उन्होंने राज कपूर ने कभी हीरामन पे हावी नहीं हुए। मतलब वो लगता था देख के कि हाँ, यही हीरामन है। और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। मतलब जब वहीदा रहमान ने कैरेक्टर प्ले किया हीराबाई का तो लगता ही नहीं था कि वो वहीदा रहमान है। उन्होंने कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाया कि वो हीराबाई ही लग गई थी। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मतलब अ, बात नहीं हुई है लेकिन आंखों से ऐसी बात हुई है। वो जो इमोशंस दिखाए गए हैं मूवी में वो हर किसी के लिए वो इतनी बारीक है कि वो हर किसी के लिए समझना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही सूक्ष्मताओं से संपदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। मतलब नौटंकी करती थी कौन? हीराबाई। और गाड़ीवान कौन है? हीरामन। अभावों की जिंदगी जीते लोग के सपनीले कह कहे। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है यानी कि लोक तत्व यानी जो लोगों के बीच की जो बातें हैं ना वो ही अ, मतलब गायब कर देता है। जैसे पुरानी फ़िल्मों में आप देखोगे भी दिखाते हैं बिल्कुल गरीब परिवार, कुछ नहीं है उनके पास लेकिन एक बड़ा-सा बंगला होता है, जिसमें ठीक-ठाक बर्तन होते हैं, अच्छे खासे। वो कपड़े दिखा देंगे फटे-पुराने या गंदे हैं लेकिन हर चीज़ अच्छी होती है। तो ये ओवर-ओवर दिखा देते थे मूवीज़ में, यानी जो लोक तत्व, लोगों की जो असलियत है वो कम होती थी, वे ज़िंदगी से दूर होती थी। यदि त्रास स्थितियों का चित्रांकन होता है, तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। यानी अगर कोई बुरी स्थिति, गलत स्थिति दिखानी है तो उसको ग्लोरीफाई यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। दुःख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुःख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मतलब दुःख तो तीसरी कसम में भी दिखाया गया है, लेकिन वो बहुत सहज तरीके से दिखाया गया है। इतना ओवर नहीं दिखाया गया कि बिल्कुल उसको एक्स्ट्रा दिखा दिया हो कुछ। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। मतलब वो सिनेमा के चकाचौंध में तो थे लेकिन वो पैसे कमाने से और इन चीज़ों से कि मुझे यश कमाना है, पैसा कमाना है, इन सब चीज़ों से दूर थे। वो कवि थे और वो हृदय से लिखते थे। बस उन्हें जो जो अच्छा लगता था, जो वो लिखना चाहते थे, जो वो लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, वो लिख देते थे बस। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी, वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुँचा जाता है। व्यथा आदमी व्यथा आदमी को परिचित नहीं करती, उसे आगे बढ़ाने का संदेश देती है। सॉरी, इसमें है व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती। मतलब दुःख से व्यक्ति पराजित यानी हारता नहीं है, बल्कि उसे आगे आगे बढ़ने का संदेश देता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय ही बन गया। सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग ना बाँचे कोई। ये सॉन्ग मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चाहो तो आप सुन सकते हो। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फ़िल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फ़िल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करते। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गए। मतलब इनकी एक और फ़िल्म है जागते रहो जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। लेकिन जागते रहो फ़िल्म तो चली, सब लोगों ने देखी भी और बहुत सराहा भी। लेकिन
इससे भी ज़्यादा अच्छा अभिनय तीसरी कसम में किया है इन्होंने, जो लोगों ने इतना अ, नहीं नोटिस किया या इतना सराहा नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये अभिनय नहीं करते बल्कि हीरामन के साथ एकाकार हो गए हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि राज कपूर अलग पर्सनैलिटी है और हीरामन अलग, लगता है ये दोनों एक ही हैं। खालिश देहाती भुज गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। एशिया के सबसे बड़े शोमैन, शोमैन क्या जिन्हें हम अ, इस रूप में प्रदर्शित करें कि ये एशिया एशिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? तो वो पर्सनैलिटी थी उनकी और उन्होंने जब ये रोल प्ले किया और इतना अच्छा किया, जैसे आपने मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है सुपर 30। तो ऋतिक रोशन मोस्ट हैंडसम पर्सन बोल सकते हैं ना, लेकिन उसको क्या रोल दिया गया, बिहार के एक टीचर का रोल, जो बिहार बिहार के एक गरीब टीचर का रोल। लेकिन इनिशियली ऐसा लगा था कि वो कैसे रोल प्ले करेगा, वो इतना चार्मिंग बंदा है, उसकी आंखें बिल्कुल ब्राउन है, वो लगेगा ही नहीं गरीब। लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, लग रहा था कि वो बिहार का ही एक टीचर है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो राज कपूर है उनकी पर्सनैलिटी और यहाँ पर जो हीरामन का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जब इन्होंने ये रोल प्ले किया, जब ये इन्होंने यहाँ पर एक्ट किया मूवी में, तो वो लग ही नहीं रहा था कि 2 अलग पर्सनैलिटी है, वो इतना अच्छा उन्होंने एक्टिंग करी थी। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। मतलब उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी थी, वो लोगों के लिए बहुत कहानी जैसा बन गया था कि ये व्यक्ति कितना सुंदर है, ये व्यक्ति कितना हैंडसम है। एक एक उसकी जो अ, चर्चा थी वो पूरे विश्व में थी, ठीक है? लेकिन जब उन्होंने हीरामन का रोल किया तो बिल्कुल उसकी आत्मा में उतर गए। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनवा नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा-रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फ़िल्म में पूरी तरह उतर आई है। तो कभी टाइम मिले लाइफ़ में तो ये उपन्यास पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छा उपन्यास है। और ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन।